नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज एक विशेष मुद्दे के साथ आपके समक्ष हाजिर होते हैं। जो मुद्दा है हालिया में भारत की जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में ये देखा गया है कि इसमें वृद्धि देखने को मिली है। तो डिस्कस करते हैं एफडीआई की परिदृश्य में और इससे संबंधित कुछ अन्य इशू जैसे एफपीआई, कैसे कैसे भारत में एंट्री होती है एफडीआई, क्या रूट हैं एफडीआई के, इसके कंपोनेंट क्या हैं, क्या वजह रही है कि भारत की एफडीआई जो है वो निरंतर बढ़ रही है। एफडीआई और एफपीआई में क्या अंतर है, इसे भी हम डिस्कस करते हैं। तो सर्वप्रथम जब हम एफडीआई पढ़ते हैं तो हमें इसके साथ साथ दो टर्म्स को समझना बेहद आवश्यक है। एक टर्म है आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, एक टर्म है आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अर्थव्यवस्था में या किसी देश में या किसी क्षेत्र में हमें इन दो टर्म को समझना बेहद आवश्यक है। तो जब हम आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं तो ये एक निश्चित समय अवधि में, ये बात समझनी होगी आपको, एक निश्चित समय अवधि में जब किसी देश की या किसी विशेष क्षेत्र की या परिवार की बोल सकते हो आप, अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था की वास्तविक आय में जो वृद्धि होती है उसी को हम बोलते हैं आर्थिक समृद्धि। मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि ये घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो सकती है, जीडीपी जिसे हम बोलते हैं, और ये पर कैपिटा इनकम भी बढ़ सकती है, प्रति व्यक्ति आय में भी क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। तो आपको ये समझना होगा एक निश्चित समय अंतराल में, और ये वृद्धि जब निरंतर बढ़ती है इसी को हम क्या बोलते हैं, आर्थिक समृद्धि बोलते हैं। और आर्थिक समृद्धि हमेशा एक मात्रात्मक रूप में बढ़ती है, ये हमेशा एक क्वांटिटेटिव मात्रात्मक रूप में क्या होती है, बढ़ती है। जब हम आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं तो तकनीकी पक्ष इसमें शामिल नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब जब हम आर्थिक विकास की ओर आते हैं तो आर्थिक विकास का सीधा सीधा मतलब है कि यही वास्तविक आय में वृद्धि जब निरंतर और दीर्घकालिक, निरंतर व दीर्घकालिक बढ़ती है, जिससे व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार, सकारात्मक परिवर्तन, उसके साथ साथ लोक कल्याण भी बढ़ता है। और कह सकते हो ये एक गुणात्मक पैमाना होता है और गुणात्मक वृद्धि होती है। तो ये क्वांटिटेटिव होती है और ये क्वालिटेटिव होती है। मेरा कहने का मतलब, मैं यदि बात करूं इंडिया परिदृश्य में, तो इंडिया में मान के चलिए एक निश्चित समय में पहले जो उत्पादन की कुल आय जो थी वो 1000 रुपये थी, नेक्स्ट वर्ष में वही आय 500 रुपये की हो गई, ठीक है ना। अगले वर्ष में वही आय 2000 रुपये की हो गई। लेकिन वृद्धि हो रही है, लोगों का जीवन स्तर, सामाजिक स्तर, स्वास्थ्य स्तर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। यहां तक कि बुनियादी आवश्यकताएं नहीं मिल रही, तकनीकी रूप से वो देश दक्ष नहीं हो पा रहा, लेकिन वृद्धि धीरे धीरे बढ़ रही है। ये होती है आर्थिक समृद्धि।
उसी देश में यदि वृद्धि मल्टीपल होती है, गुणात्मक होती है, जिससे उस देश का स्वास्थ्य सेक्टर, जिससे उस देश के लोक कल्याणकारी जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं, ये सब क्या होती हैं, एकदम से बढ़ती हैं। एजुकेशन सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ता है, टेक्नोलॉजी अच्छी अच्छी उस देश में आकर के प्रवेश कर जाती हैं। तो इसी को हम बोलते हैं आर्थिक विकास। कह सकते हैं जब किसी देश में आर्थिक विकास होता है तो निश्चित रूप से उस देश की गरीबी दूर होती है, उस देश में असमानता दूर होती है और उस देश में बेरोजगारी दूर होती है। मेरा कहने का मतलब पॉवर्टी स्तर कम हो जाएगा, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो कम हो जाएगा, उसके साथ साथ जो बेरोजगारी उस देश में फैल रही होती है वो बेरोजगारी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यदि मैं बात करूं 1970 के दशक की, तो उस समय क्या था कि आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास को एक ही तरह से देखा जाता था। लेकिन उसके बाद या वर्तमान में मैं बात करूं तो वर्तमान में आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बीच खासा अंतर दिखाई देता है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो आर्थिक विकास होता है वह सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्रोतों के गुणात्मक परिवर्तन में शामिल होता है। या मैं एक छोटा सा आर्थिक विकास में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मान के चलिए मुझे किसी क्षेत्र में कोई कल कारखाना, फैक्ट्री या कोई इकोनॉमिक रिलेटेड कोई संस्था लगानी है, तो सर्वप्रथम हमें उस संस्था को लगाने के लिए वित्त या पूंजी की आवश्यकता होती है। किसकी? वित्त या पूंजी की आवश्यकता होती है। और ये वित्त और पूंजी हम अपने स्वयं से भी लगा सकते हैं यदि हमारे पास होती है तो, नहीं होती है तो हम ऋण के माध्यम से कर्ज लेकर के जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं वहां से लगा सकते हैं। अगर यहां भी हमें दिक्कत आती है तो हम सहायक निवेश के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं। तो ये जो सहायक निवेश होता है ये दो रूप में देखने को मिलता है। एक तो हम साझेदारी देश के अंदर कर सकते हैं, बाकी संस्थाएं और लोगों के साथ कर सकते हैं, और एक देश के बाहर से कर सकते हैं, एक देश के बाहर से कर सकते हैं। तो जो देश के बाहर से सहायक निवेश होता है हमारी कंपनी के लिए, उसी को दोस्तों बोला जाता है एफडीआई। इसके साथ साथ आर्थिक विकास में उस कल कारखाने को उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? श्रम। ये श्रम हम हमारे घरेलू श्रम भी हो सकते हैं और ये श्रम हमारा बाहरी श्रम भी हो सकता है, मजदूरों के माध्यम से हो सकता है। इसके साथ साथ हमें फंडामेंटल स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, आधारभूत संरचना की आवश्यकता होती है, जिसमें हमें उस फैक्ट्री तक सामान लाने और ले जाने के लिए सड़क, अच्छी सड़क की आवश्यकता होती है। उत्पादन के लिए मशीनों को चलाने के लिए बिजली की भी आवश्यकता होती है और माल को लाने और ले जाने के लिए अच्छे परिवहन की भी, ट्रांसपोर्ट की भी आवश्यकता देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हमें उस अवसंरचना के लिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल भी चाहिए होता है, और जब कच्चा माल बनकर के एक अंतिम वस्तु में तैयार हो जाता है तो वो अंतिम वस्तु किससे तैयार की जाती है? तकनीकी से तैयार की जाती है। और तैयार जब हो जाती है तब हमें उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? एक अच्छे और नजदीकी बाजार की आवश्यकता होती है। तब ये डिपेंड करता है कि यदि लोगों की क्रय क्षमता अधिक है, मतलब परचेजिंग
क्षमता अधिक है, इसका मतलब क्या है, लोगों के पास रोजगार क्या है, अच्छा है। तो ये डिपेंड करता है कि यदि उस अर्थव्यवस्था में रोजगार अच्छा है तो निश्चित रूप से लोग क्या करेंगे, क्रय क्षमता करेंगे। क्रय क्षमता करेंगे तो सामान की मांग करेंगे, डिमांड करेंगे, तो उत्पादन प्रक्रिया बढ़ जाएगी। उत्पादन प्रक्रिया बढ़ेगी तो नंबर ऑफ जो फैक्ट्री और कारखाने उनकी संख्या बढ़ जाएगी, और जब नंबर ऑफ फैक्ट्री और कारखाने बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वहां रोजगार और ज्यादा, रोजगार और गुणात्मक रूप में बढ़ने का पूरा प्रयास होगा। और जब रोजगार बढ़ेगा गुणात्मक रूप में तो निश्चित रूप से लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो देश की जीडीपी बढ़ेगी, और देश की जीडीपी जब गुणात्मक स्तर पर बढ़ेगी तो लोगों के स्वास्थ्य में, लोगों का तकनीकी में, लोगों की सामाजिक एवं लोक कल्याणकारी क्षेत्र में परिवर्तन, आमूलचूल, जिसे हम बोलते हैं रेडिकल या आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसी को बोला जाता है आर्थिक विकास। तो जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं एफडीआई बहुत ज्यादा सहायक होती है, क्योंकि किसी देश में जब ये सब बातें अच्छी होती हैं तो वहां विदेशी कंपनियां आकर के उनका आकर्षण भी बढ़ जाता है। तो यहां मैं 2 पॉइंट पे बात करूंगा जो इस वक्त चर्चा में है। एक तो हम बात करेंगे एफडीआई और एक हम बात करेंगे एफपीआई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक को बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, और दूसरे को बोला जाता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। तो जब हम एफडीआई को पढ़ते हैं तो इसका सीधा साधा सा मतलब होता है कि कोई विदेशी कंपनी हो सकती है, कोई विदेशी कंपनी हो सकती है, संस्था हो सकती है, या व्यक्ति विशेष हो सकता है, या व्यक्ति विशेष हो सकता है। जब ये मूल देश में आकर के पैसा लगाता है, जब ये मूल देश में आकर के अपना पैसा, पूंजी और वित्त का क्या करता है, निवेश करता है, तो इसी को बोलते हैं एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ध्यान रखना, इसका जो मानदंड होता है वो ये होता है कि ये मोर देन 10% या उससे अधिक होता है। जब ये 10% या उससे अधिक होता है तो निश्चित रूप से वो जिस कंपनी में या जिस संस्था में, जिस कंपनी में और जिस संस्था में निवेश करता है तो उसके निवेशक मंडल में उसकी क्या हो जाती है, उतनी ही साझेदारी हो जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो उस निवेशक मंडल में, क्योंकि कोई भी कंपनी जो होती है उसका एक क्या होता है, निवेशक मंडल होता है। वो डिपेंड करते हैं हमें कौन सा प्रोडक्ट बना के तैयार करना, मार्केट में किस तरीके से तैयार करना है ना, और उस पर बाजारी प्रभाव कैसे होना चाहिए, अंदर का प्रभाव कैसे होना चाहिए, सरकारी प्रभाव को कैसे डील किया जाएगा। तो वो एक इकोनॉमी के विशेषज्ञ लोग होते हैं, तो वो उसमें बैठ करके बात करते हैं। तो ये विदेशी निवेशक जब आता है 10% या उससे अधिक का इसका निवेश उस कंपनी या संस्था में होता है, तब वो निवेशक मंडल में प्रत्यक्ष साझेदारी कर सकता है, उसकी प्रत्यक्ष भागीदारी उसमें हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये है कि यदि मैं इसे एक दूसरे रूप में देखता हूं तो मैं ये बोल सकता हूं एफडीआई एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक देश, जो मूल देश होता है, कि निवासी किसी अन्य देश में, जिसे हम मेजबानी देश बोलते हैं, एक फर्म उत्पादन और वितरण या अन्य गतिविधियों को क्या करते हैं, नियंत्रित करने के उद्देश्य से संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त करते हैं, तब उसे क्या बोला जाता है, तब उसे एफडीआई बोला जाता है। दूसरी बात, जब मैं एफपीआई की बात करता हूं तो एफपीआई में आपको यह समझना होगा कि
कि कंपनी का जो विदेशी निवेशक होता है इसका शेयर यहां 10% से क्या होगा, कम होगा। जब 10% से कम होगा तब इसे एफपीआई बोला जाएगा। व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था हो सकती है, ठीक है ना। तो यहां निवेशक कोई व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति विशेष, या कोई संस्था हो सकती है। फर्क इतना है कि यदि व्यक्ति निवेश करता है तब हम उसे अर्हता प्राप्त विदेशी निवेश कहते हैं। जब व्यक्ति निवेश करता है तब हम उसे अर्हता प्राप्त विदेशी निवेश कहते हैं। अगर कहें कि अर्हता प्राप्त विदेशी निवेश तो इसका मतलब है विदेशी हमारे यहाँ आकर के किसी विदेशी व्यक्ति ने क्या किया है, 10% से कम निवेश किया है। और यदि विदेशी संस्था होती है तब उसे विदेशी संस्थागत निवेश बोलते हैं, विदेशी संस्थागत निवेश बोला जाता है। उसके साथ साथ एफपीआई निवेश जो होता है, आपको यह समझना होगा कि एफपीआई निवेश अस्थिर होता है, ये स्थिर नहीं होता, अस्थिर होता है, अस्थिर, अनस्टेबल होता है। इससे अंतर प्रवाह और बाहर प्रवाह अचानक होता है। इसमें अंतर प्रवाह और बाहर प्रवाह जो होता है वो क्या होता है, अचानक होता है, कभी भी आकर के हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये अस्थायी इसीलिए होता है, मान के चलिए किसी कंपनी को, कोई कंपनी है जिसमें एक कंपनी है जिसमें हमारा निवेश है, अमेरिका की कंपनी है, और उसे घाटा हो रहा है, तो वो जो एफपीआई वाला निवेशक है वो तुरंत उससे अपने पैसे को खींच लेगा। तब तो निश्चित रूप से क्या है, ये अस्थिर है, कभी भी खींच सकता है। अगर लाभ हो रहा है तो और निवेश को बढ़ा देगा, 10% से ज्यादा नहीं करेगा। लेकिन एफडीआई में क्या होता है, ये निवेश स्थायी होता है और स्थिर होता है। इसमें एक लंबे समय के लिए व्यक्ति क्या करता है, निवेश करता है, और इसमें एकदम से पैसे को हटाने का चांस ना के बराबर होता है। तो आपको ये समझना होगा कि निश्चित रूप से पहले क्या समझना होगा कि एफडीआई और एफपीआई दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। एक में 10% या उससे अधिक का निवेश कर सकता है विदेशी, और एक में एफपीआई में 10% से कम का निवेश कर सकता है। दूसरा सबसे बड़ी बात, जब एक अस्थिर है और एक स्थिर है, इसका मतलब क्या है, एफपीआई से बेटर कौन सा रहेगा, देश एफपीआई से बेटर एफडीआई को वरीयता देंगे। तो हम कह सकते हैं एफडीआई में एफपीआई से जो एफडीआई जो है वो एफपीआई से ज्यादा अच्छा होता है किसी भी देश के लिए। तो निश्चित रूप से हम इसे जब मैं बात करता हूं तो इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष विदेशी और निवेश। तो ये कितने शब्दों से मिलकर बना है, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। एक प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष का मतलब सीधा साधा सा ये होता है कि जो पैसा है, जो वित्त है और जो पूंजी है, और इसे लगाने वाला जो है वो कंपनी को की देखरेख में क्या करता है, ये जिस कंपनी में लगाता है पैसे को उसकी देखरेख में भी शामिल होता है और उसके प्रबंधन में भी शामिल होता है। ये मतलब होता है डायरेक्ट। जब मैं विदेशी शब्द को तोड़ता हूं तो यहां से मुझे एक चीज समझ में आती है कि ये दूसरे देश का व्यक्ति या दूसरे देश की क्या होती है, संस्था होती है। और जब मैं निवेश की बात करता हूं तो निवेश का सीधा साधा मतलब होता है कि ये अपने वित्त को या पूंजी को, ठीक है ना, या पैसे को एक साझेदारी के रूप में निवेश करता है। और ये साझेदारी के रूप में जब निवेश करता है तो वो कंपनी के लाभ और हानि दोनों में क्या होता है, शामिल होता है। मतलब कंपनी को यदि लाभ हो रहा है
तो उसे भी लाभ होगा। जितने परसेंट, जिस अनुपात में कंपनी को लाभ होता है उस अनुपात में उस एफडीआई निवेशक को लाभ होगा, और जिस अनुपात में कंपनी को घाटा होता है उस अनुपात में उस निवेशक को क्या होता है, घाटा होता है। मेरा कहने का मतलब ये उस पैसे को ऋण के रूप में निवेश नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि फिर तो ये देश पर बाहर के रूप में भी नहीं होता। तो फिर हम बोल सकते हैं कि जो एफडीआई है आखिरकार क्यों आवश्यक है, क्यों, व्हाई एफडीआई। तो इसे हम आसानी से समझ सकते हैं जब मैं बात करता हूं कि एफडीआई क्यों। एफडीआई क्यों बात आती है, एफडीआई क्यों, तो आपका जवाब होगा क्योंकि देश में, क्या देश में, क्योंकि देश में जो एफडीआई होती है वो नवाचार लाती है, वो तकनीकी लेके आती है और वो अच्छा प्रबंधन लेके आती है। अब ये कैसे लाती है इसे हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम ये बताएंगे कि क्यों इस एफडीआई आती है। तो ये किसी कंपनी में या किसी संस्था में, किसी कंपनी में निवेश करेगी या किसी संस्था में, या हम बोल सकते हैं सिंपल भाषा में किसी देश में, किसके लिए, विकासात्मक कार्यों के रूप में भागीदार होते हैं। ऑब्वियस बात है, अच्छे उसमें ये काम करेंगे जो विकास करता है उसके लिए। तब तो सिंपल सा है कि घरेलू स्रोतों का संसाधन, भाई ये क्यों आता है, ये तभी तो आता है जब कोई देश अपने घरेलू संसाधनों का सही से दोहन नहीं कर पाते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, तकनीकी अभाव के कारण, नवाचार के अभाव के कारण या वित्त के, फिनेंशियल के अभाव के कारण वो देश क्या नहीं कर पाते, वो देश अपने संसाधनों का यूज नहीं कर पाते। तब उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो वो किसी देश से कर्ज ले और या फिर वो कंपनी या संस्था निवेश के रूप में अपने यहां सुनिश्चित कर पाए। यदि ये कर्ज लेता है तो इसकी देनदारी बढ़ती है, देनदारी बढ़ेगी, और देनदारी बढ़ेगी तो इसे क्या साथ में ब्याज भी बढ़ेगी, इसे ब्याज भी देना होगा साथ में उस पैसे के। और यही काम अगर वो निवेश में आता है तो निवेश का मतलब ये है कि एक तो ब्याज नहीं उसे देनी पड़ती क्योंकि निवेशक इसमें अनुपात में शामिल होता है, दूसरी बात इसमें देनदारी भी शामिल नहीं होती। तब तो निश्चित रूप से कह सकते हो कि भाई एफडीआई किसी देश के विकासात्मक कार्य के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि आप कर्ज लोगे, देनदारी बढ़ेगी, ब्याज भी बढ़ के देना पड़ेगा आपको। तब तो निश्चित रूप से आप हमेशा संकट की परिस्थिति में रहोगे और देश पर कर्ज का हमेशा बोझ बढ़ता रहेगा, जो एक चिंतात्मक विषय है। तब तो आवश्यक है कि निवेश करना चाहिए, और वो निवेश मैक्सिमम एफडीआई के रूप में। तो एफडीआई की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। जब ये निवेश के रूप में यहाँ किया जाएगा एफडीआई में, तो विकासात्मक गतिविधियां बढ़ेंगी, और जब वो कल कारखाने और कंपनी बाहर से कोई व्यक्ति या संस्था उस कल कारखाने और कंपनियों में निवेश करेंगे, तो वो अपने लाभ को बढ़ाने के उद्देश्य से अपने यहाँ अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी अपने यहाँ से लाएंगे, उस कंपनी में साझा करेंगे, अच्छे अच्छे नवाचार देंगे उस कंपनी को, और उनकी कोशिश होगी कि मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वो प्रबंधन को बहुत ज्यादा सुदृढ़ करें, अच्छा करें। भाई जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं निवेश करने के लिए, तो वो पैसे कैसे आए होंगे, उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, उनके पास अच्छा नवाचार होगा, उनके पास अच्छी प्रबंधन व्यवस्था होगी, मैनेजमेंट उनका बहुत स्ट्रांग होगा, चाहे वो एजुकेशन के माध्यम से प्राप्त किया गया हो, चाहे वो अन्य एक्सपीरियंस के माध्यम से प्राप्त किया गया हो। तब तो ये है कि जब उस देश में तकनीकी नवाचार और ये प्रबंधन अच्छा हो जाएगा,
तो जिससे हमें निम्न बातें देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी? इसका लाभ होगा कि आधारभूत संरचना विकसित होगी। जिस देश में वो निवेश करेंगे उसकी आधारभूत जो संरचना है, आधारभूत संरचना क्या होगी? विकसित होगी भाई, अच्छी हो जाएंगी। सड़क हैं, हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, कल कारखाने, कंपनी है ना, अपार्टमेंट वगैरह हैं, ये सब क्या होंगे? अच्छे हो जाएंगे। और कंपनी एवं सेवाओं का विस्तार बढ़ेगा, बड़ी कंपनी खुलेंगी, तो कंपनी एवं सेवा में क्या होगा? विस्तार होगा। ज्यादा लोग सेवा देंगे, जॉब क्रिएट होंगी, वहां नई कंपनी स्थापित होंगी। नई कंपनी भी क्या होंगी? नई कंपनियों की संख्या में वृद्धि होगा, एक्सटेंड होगी। जब ये कंपनियां बनेंगी तो क्या रोजगार नहीं निकालेंगी? तो रोजगार में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। उसके साथ साथ जब रोजगार निरंतर बढ़ेगा तो स्थायी आर्थिक विकास क्या हो जाएगा? सुनिश्चित होगा। जब स्थायी आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा तो और ज्यादा उद्योग और सेवा का विस्तार बढ़ेगा। जिसके जब ये आर्थिक विकास होगा तो क्या वहां असमानता पाई जाएगी? नहीं पाई जाएगी। तो हम क्या देखेंगे? यहां पर बेहतर जो हमारे संसाधन है, बेहतर संसाधनों का उपयोग हो पाएगा, क्षेत्रीय असमानता में कमी आएगी, लोग बिजी रहेंगे, पैसे कमाएंगे, असमानता में कमी आएगी, गरीबी घटेगी। नहीं समझ में आ रही? गरीबी घटेगी और बेरोजगारी क्या होगी? बेरोजगारी में भी कमी देखने को मिलेगी। धीरे धीरे युवाओं को और जो भी अन्य हैं उनको रोजगार मिलते चले जाएंगे। तब हम क्या देखेंगे? इन सब सिस्टम के बाद एफडीआई क्यों लाएंगे? कि इन सब सिस्टम के बाद जो उस देश की अर्थव्यवस्था है या जो उस देश की उत्पादन संरचना है जो ढीली पड़ी थी, अब उसमें निवेश बढ़ गया, तो निवेश की वजह से उत्पादन संरचना में रेडिकल परिवर्तन देखने को मिलेगा। रेडिकल मतलब आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। जब आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा तो निश्चित बात है कोई भी देश चाहेगा कि हमारे यहां क्या होना चाहिए? एफडीआई होना चाहिए। तो अब हम ये देखते हैं एफडीआई के टाइप क्या है, कैसे कैसे एफडीआई होते हैं, कितने प्रकार के एफडीआई होते हैं। तो यदि मैं भारत के परिदृश्य में बात करूं तो एफडीआई दो प्रकार का होता है। कितने का? दो टाइप। एक जो एफडीआई होता है वो ग्रीन फील्ड एफडीआई होता है, और एक जो होता है वो ब्राउन फील्ड एफडीआई होता है। अब दोनों को बारी बारी से हम समझ लेते हैं। ग्रीन फील्ड जो एफडीआई होता है वो क्या होता है कि विदेशी निवेशक जब आएगा, विदेशी निवेशक जब निवेश करेगा तो वो नई कंपनी या संस्था में क्या करेगा? निवेश करेगा। ठीक है, नई संस्था बनाएगा, नई कंपनी बनाएगा, नई फैक्ट्री बनाएगा और नए प्लांट बनाएगा। और इससे क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन जो फैसिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, बढ़ेगी और स्थापित होंगी। इससे नई संरचनाओं का विकास होगा। नई संरचना क्या होंगी? विकसित होंगी। वही मैं ब्राउन फील्ड की बात करता हूं तो इसमें क्या होगा? पहले से जो कमजोर संस्था पड़ी, कंपनी या फैक्ट्री या प्लांट जो तेजी से ग्रोथ नहीं कर रहे, उन्हीं में क्या करता है? वो आकर के निवेश करता है,
उनमें तकनीकी स्तर को बढ़ाता है, उनमें प्रबंधन स्तर को बढ़ाता है, उसमें नवाचार स्तर को बढ़ाता है और उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो पहले से ही मौजूद कंपनी, फैक्ट्री या प्लांट में उत्पादन को बढ़ाने का के लिए निवेश करता है। तो हम बोल सकते हैं इसमें कोई भी नई संरचना का निर्माण नहीं होता। ठीक है ना। तो एक बात और आपको समझनी पड़ेगी कि किसी भी देश में प्रत्यक्ष निवेश कितना होगा या किस सेक्टर में कितना होगा, इसे निर्धारित करती है उस देश की सरकार, उस देश की केंद्रीय सरकार। मैं भारत में एफडीआई आने के रूट की बात करूं, एफडीआई मार्ग, तो भारत में 2 मार्गों से एफडीआई आती है। कितने मार्गों से? 2 रूट होते हैं। 2 रूटों से क्या आती है? एफडीआई। एक जो रूट होता है वो स्वचालित मार्ग होता है, जिसे ऑटोमेटिक रूट कहते हैं। एक जो होता है वो सरकारी मार्ग होता है, गवर्नमेंट मार्ग, जिसे गवर्नमेंट रूट कहते हैं। स्वचालित जो मार्ग है, इसमें विदेशी संस्था को जब स्वचालित मार्ग में के थ्रू आती है निवेश लेकर के, तो सरकार से और आरबीआई से उसे परमिशन की या अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती जिस समय आती है, लेकिन उसे 30 दिन के अंदर अंदर आरबीआई को 30 दिन के अंदर अंदर सूचना देनी होती है। जब मैं सरकारी मार्ग की बात करूं, तो सरकारी मार्ग से जब कोई कंपनी या निवेशक भारत में निवेश के लिए आएगा, तब उसे स्वीकृति लेनी होगी और इस स्वीकृति को सरकार का विभाग और मंत्रालय, मान के चलिए ऊर्जा से संबंधित कोई निवेशक आ रहा है तो ऊर्जा मंत्रालय से मिल जाएगी उसे, या ऊर्जा विभाग से अनुमति मिल जाएगी। तो जिस भी सेक्टर से वो आता है उस विभाग से उसे क्या मिल जाएगी? अनुमति मिल जाएगी। और एक चीज और ध्यान रखना, यदि विदेशी निवेश संवेदनशील होता है, विदेशी निवेश संवेदनशील होता है, तब उसे गृह मंत्रालय से अनुमति दी जाती है, परमिशन दी जाती है। ठीक है ना। संवेदनशील बहुत ज्यादा जब होता है, ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो विदेशी निवेश जो पोर्टल है वो आवेदकों को एक एकल निकासी अर्थात बोल सकते हो सिंगल विंडो क्लियरेंस सुविधा प्रदान करता है, जो अप्रूवल मार्ग से आते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, एक पोर्टल बनाया गया था जिसका नाम था विदेशी निवेश पोर्टल। तो वो विदेशी निवेश पोर्टल एक सिंगल विंडो का कार्य करता है क्लियरेंस के लिए। तो वहीं पर किसी कंपनी और संस्था को ऑल ओवर सुविधाएं मिल जाती हैं। ठीक है ना। तो उसके साथ साथ हम बात करते हैं थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भारत के लिए। तो जब मैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करता हूं, तो वर्ष 1990 से पहले भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो क्लोज इकोनॉमी मानी जाती थी। भारत में बाहर से निवेशकों को आकर के निवेश करने की अनुमति नहीं थी, क्लोज इकोनॉमी थी भारत की। तो भारत में हर समय इकोनॉमिक अभाव रहता था, पूंजी अभाव, वित्त अभाव, ठीक है ना, ये अभाव रहता था। भारत की अर्थव्यवस्था मैक्सिमम संकट से घिरी होती थी। तब उसके बाद वर्ष 1991 में बीपी नरसिम्हा राव पीएम थे उस समय, और वित्त मंत्री थे उस समय मनमोहन सिंह। इन्होंने क्या किया, एक एलपीजी मॉडल लागू किया। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इसे बोलते हैं उदारीकरण, इसे बोलते हैं निजीकरण, और इसे बोलते हैं वैश्वीकरण। इसका मतलब, उदारीकरण का मतलब होता है कि तुम अपने यहाँ जो निवेश से संबंधित नियम और कानून हैं
उनको सरल और सुलभ करिए, सुगम करिए, उनको आसान करिए, थोड़ा सा उनमें ढील दो, जिससे लोग तुम्हारे यहां आकर के क्या करें, निवेश करें। निजीकरण का मतलब है केवल समाजवादी मॉडल का मतलब यह होता है कि सरकार ही उत्पादन में भागीदार होती है। ऐसा ना होकर के निजी निवेशकों को भी, बाहरी निजी निवेशकों को भी मौका दो, या देश के अंदर वाले जो निजी सेक्टर है उनको भी आगे बढ़ावा दो, जिसकी उनके लिए विभिन्न योजनाएं, सुविधाएं आसान करिए, जिससे कि वो निवेश करने के लिए क्या हों, आगे की ओर प्रोत्साहित हों। और वैश्वीकरण करिए, अन्य बाहरी देशों को भी उस अपनी अर्थव्यवस्था में शामिल करिए। तो ये एलपीजी मॉडल मनमोहन सिंह जी थे, उस समय वित्त मंत्री, उनके समय आया था। और उसके बाद हमने देखा कि हमारी जो अर्थव्यवस्था में 1991 के समय जो वित्त का अभाव था, उसमें निरंतर वृद्धि देखने को मिली। तो हम कह सकते हैं कि 1991 से हमारी जो एफडीआई है उसमें कमोबेश निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है, साल दर साल उसमें क्या मिल रही है, निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है। अब बात आती है कि ये टॉपिक इस समय चर्चा में क्यों रहा। तो इस समय चर्चा में रहने का इसका मतलब ये था, जब मैं करंट की बात करता हूं तो इसके चर्चा में रहने का मतलब ये था कि हाल में ये बताया गया है, हमें सबको पता है कोरोना का जो प्रकोप है, कोरोना जो वायरस है, उसके प्रकोप की वजह से मैक्सिमम अधिकांश जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उनमें उनका नकारात्मक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम उसमें अगर मैं सर्वाधिक प्रभाव की बात करूं तो इंडिया का आपको पता ही था, भारत की जो हाल में जीडीपी आई है, जीडीपी तो उसमें -20.9% की क्या देखने को मिली है, नकारात्मकता देखने को मिली है। बोल सकते हो ये भारत की जो अर्थव्यवस्था में जो अप्रैल और जून के माह की थी, ये ध्यान रखना कब की थी, अप्रैल और जून 2020। तो व्यापक नकारात्मक प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलता है। लेकिन चर्चा का विषय यह है, खुशी की बात यह है कि जब एक रिपोर्ट आई जिसमें यह बोला गया कि भारत की जो एफडीआई है उसमें वृद्धि देखने को मिली है। उसमें यह बताया गया था कि अप्रैल से अगस्त के बीच ये जो 5 माह हैं, इन 5 माह में भारत में $35.73 बिलियन, 35.73 बिलियन डॉलर की एफडीआई आई है, जो ये वर्ष 2020 की है। वही मैं अप्रैल और अगस्त के वर्ष 2019 की बात करूं तो अप्रैल से अगस्त जो 2019 तक जो एफडीआई आई थी वो 31.60 बिलियन डॉलर की आई थी। तो इसमें लगभग 13% की वृद्धि देखने को मिली है। तो ये एक खुशी की भी बात है, ठीक है ना, इसके लिए हमने एफडीआई नीति में अपनी में सुधार किया है। वहीं ये एक रिपोर्ट आई थी अंकटाड की, इस अंकटाड की रिपोर्ट आई थी जिसका नाम था विश्व निवेश रिपोर्ट। इस विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का जो स्थान है वो एफडीआई में 9वां स्थान है। भारत में एफडीआई के लिए 9वीं प्रायिकता देते हैं भारत में लोग एफडीआई के लिए, ठीक है। तो ये भी एक सकारात्मक बात थी। अब लास्ट बात ये आती है कि एफडीआई बढ़ने का कारण क्या है, भारत में कैसे एफडीआई बढ़ रही है, ठीक है ना। कुछ तो भारत की सरकार कर रही होगी, कुछ तो भारत के अंदर की जो कंपनियां हैं वो कुछ कर रही होंगी। हो सकता है भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो पर्यावरण है उसमें सुधार आ रहा हो, जिससे जो विदेशी निवेशक हैं वो आकर्षित हो रहे हो, सरकार ने कोई ऐसे रूल निकाले हो, या अंतरराष्ट्रीय कुछ छवि में अन्य देशों की में ऐसे बदलाव आया हो जिससे कि वहां नकारात्मक माहौल हो और एशिया में, भारत में सकारात्मक माहौल हो, जिसकी वजह से लोग भारत में निवेश के लिए बढ़े। तो क्या कारण क्या है बढ़ने का, एफडीआई बढ़ने का क्या कारण है। तो यहां जब हम कारण को पढ़ते हैं तो पहला, सबको पता है यूएसए और चाइना के बीच ट्रेड वॉर निरंतर चल रहा था।
तो इसकी वजह से, जैसे मैंने कल ताइवान का इशू डिस्कस कराया था, तो कंपनी चाइना से हट करके कहा एशिया में इंडिया की ओर क्या कर रही है, निवेश कर रही है। बहुत ज्यादा नहीं लेकिन आंशिक रूप से निवेश आ रहा है, ठीक है ना, वो नया स्थान देख रही है। दूसरी बात, भारत में श्रम कानूनों में बदलाव किया गया है। क्या किया गया है, बदलाव किया गया है, जिसे जहां श्रम के लिए काफी सस्ता और सुलभ बनाया गया है, जिससे मजदूर जो वर्ग है वो आसानी से प्रोवाइड हो जाता है। बात करें 2019 की, तो वर्ष 2019 में सरकार द्वारा जो कोयला खनन नीति थी, कोयला खनन जो नीति थी, उसमें जो एफडीआई है उसे 100% कर दिया। यदि मैं इसे थोड़ा सा एक डायग्राम टाइप देखूं, तो यदि मैं एफडीआई में निवेश के बारे में बात करूं आपसे, तो कोयला खनन में खनन गतिविधि में विदेशी कंपनियों को ऑटोमेटिक रूप से स्वचालित मार्ग से 100% निवेश की अनुमति है। कितने की है, 100% निवेश की उन्हें क्या है, अनुमति दे रखी है। दूसरी बात, डिजिटल सेक्टर में पहले नहीं था, लेकिन अब डिजिटल सेक्टर में भी 26% निवेश की क्या है, अनुमति है। और ये देखा जा रहा है विकास की संभावना इस सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलती है। वहीं मैं विनिर्माण क्षेत्र की बात करूं, तो ऑटोमेटिक रूट से ही यहां भी 100% निवेश की अनुमति दे रखी है। इसी के साथ साथ यदि मैं रक्षा सेक्टर की बात करूं, तो मार्च 2020 में रक्षा जो सेक्टर है, इसमें पहले 49% निवेश करते थे विदेशी निवेशक, अब इसे बढ़ा करके 74% कर दिया। 74% विदेशी निवेशक इस रक्षा सेक्टर में भी क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारी जो एयर इंडिया है, इसमें जो NRI हैं, मतलब अनिवासी जो भारतीय हैं, उनको 100% निवेश की क्या दे रखी है, अनुमति दे रखी है। तो ये बहुत सारे कानून क्या कर दिए, बेहद आसान कर दिए। इसका मतलब मेरा ये है, जो मैं बता रहा हूं परसेंट, मान लो 100 रुपए की कोई कंपनी है, तो उसमें बाहरी कंपनी आके 50 रुपए का निवेश कर रही है, इसका मतलब ये है कि उसका 50% निवेश है। यदि वो 49 कर रही है तो उसका 49% है, ठीक है ना। तो यदि उन्हें मान लो भारत का 51% निवेश है और दूसरी कंपनी का 49% है, तो इसका मालिकाना हक किसके पास होगा, मालिकाना हक उस कंपनी के पास होगा जिसका ज्यादा वो होगा, ठीक है, निवेश। इसके साथ साथ अन्य भी प्रावधान किए हैं, अन्य भी प्रावधान किए गए हैं, और वो प्रावधान है, विदेशी निवेश पोर्टल बनाया गया है, विदेशी निवेश पोर्टल बनाया गया है, जो निवेश की प्रक्रिया को सरल और सहज करता है, प्रक्रिया को बहुत आसान कर देता है। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत, तो आत्मनिर्भर भारत भी उत्पादन को बढ़ाने में एक खास रणनीति से काम करेगा। दूसरी बात, जो चीन के साथ व्यापार था, चीन के साथ व्यापार पर सरकार क्या हो गई है, सख्त नीति अपना रही है, जो ढील ढाल थी पहले जैसी वैसा नहीं है। दूसरी बात, जो वर्ष 2020 में इलेक्ट्रिक विनिर्माण क्षेत्र के लिए, इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन जैसी, उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन जैसी योजनाएं भी तैयार की गई हैं।
दूसरी बात, भारत को बड़ा बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था का भी दर्जा दिया गया है। बड़ा बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था, जिससे भी लोगों का अट्रैक्शन क्या होगा, इससे भी लोगों का अट्रैक्शन बढ़ेगा। और सकारात्मक बात यह भी हुई है कि सेवा क्षेत्र में और कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, उसके साथ साथ रसायन सेक्टर, इनसे भी इस बार एफडीआई आया है। तो ये भी एक पॉजिटिव है, जिसमें थोड़ा सा अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि भारत में जो मैक्सिमम निवेश है, सर्वाधिक जो विदेशी निवेश है, उसमें सिंगापुर से सबसे ज्यादा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दक्षिण अफ्रीका देश मॉरिशस, उसके बाद नीदरलैंड और उसके बाद अमेरिका यूएसए से मैक्सिमम निवेश एफडीआई भारत में आया है। ठीक है ना। भारत ने अप्रैल 2020 में जो एफडीआई संबंधित नियम थे वो काफी कुछ क्षेत्र में सख्त किए हैं। क्या किए हैं? सख्त किए हैं। भारत ने ये बोला है कि ऐसे सभी विदेशी निवेशक, उनको अनुमति लेना आवश्यक है जिनकी थल सीमा भारत से लग रही है। मान के चलो बांग्लादेश की थल सीमा भारत से लग रही है, तो इसका निवेशक यदि भारत में निवेश के लिए आता है तो इसे निश्चित रूप से क्या लेने की आवश्यकता होगी? इसे निश्चित रूप से भारत की सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। तो ये था हमारा आज का विशेष फोकस में एक विशेष मुद्दा, जिसमें हम आपको एक मेंस का क्वेश्चन देंगे और वो आपको लिखना है। तो आप ये लिखोगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए एफडीआई कितना प्रासंगिक है तथा भारत को अपने यहां एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए तथा भारत ने अपने यहां एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए क्या सकारात्मक प्रयास किए? टिप्पणी कीजिए। और ये आपको लिखना है 200 वर्ड में, 200 वर्ड में। एक बार और मैं रिपीट कर सकता हूं, भारतीय अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास के लिए एफडीआई का कितना प्रासंगिक, एफडीआई कितनी प्रासंगिक है या कितना प्रासंगिक है, तथा भारत ने अपने यहां एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या सकारात्मक प्रयास कीजिए, टिप्पणी दीजिए। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बहुत। नेक्स्ट कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।